हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा के बीच में आपको अगर चयन करना हो या प्रायोरिटी देना हो तो किन दो सेवा संवर्गों को आप किन आधारों पर प्रायोरिटी देते हैं। अभी जैसा कि 17वीं बीपीएससी का फॉर्म फिलअप हो रहा है तो ज्यादातर जो क्वेरी आ रही है वो इन दो सर्विसेज के बीच में एक कंपैरिजन के तौर पे पूछा जा रहा है कि सर बीएएस को ऊपर दिया जाए, बीपीएस को ऊपर दिया जाए, किसका प्रमोशनल एवेन्यूज क्या है वगैरह वगैरह। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत से बच्चे जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या इच्छुक है या उन्होंने अभी शुरू ही किया है, चाहे वो 71वीं बीपीएससी देना चाहते हो या आगे की परीक्षा देनी चाहते हो, तो उनका भी एक क्वेरी रहता है कि सर एज ए एसडीएम उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका प्रमोशनल एवेन्यूज क्या है, उनके अलाउंसेस सैलरीज वगैरह क्या है, या फिर एज ए डीएसपी उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनके प्रमोशनल एवेन्यूज क्या है, उनके अलाउंसेस सैलरी वगैरह क्या है। तो ऐसे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एज अ बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और एज अ बिहार पुलिस सर्विस इन दोनों के क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या क्या इनके जो है आपके कह सकते हैं कि प्रमोशनल एवेन्यूज है, सर्विस के फीचर्स क्या है और क्यों आपको इन सब सेवाओं को ज्वाइन करना चाहिए। ये एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी राज्य के सिविल सेवा के सबसे वरीयतम पद पर ये दोनों सर्विसेज आते हैं। किसी भी राज्य की सिविल सेवा में प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा ये दोनों सबसे वरीयतम सेवाओं में आती है और इन दो सेवाओं से आप अखिल भारतीय स्तर की सेवा जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में भी जा सकते हैं। आपकी प्रोन्नति उस सर्विसेज में भी होती है, की जाती है। इसलिए सभी बीपीएससी कैंडिडेट्स को जो आने वाले समय में भी तैयारी करना चाहते हैं उन्हें भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एज ए एसडीएम और एज ए डीएसपी आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, किस तरह के आपके जॉब में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, किस तरह के आपके कंडीशंस होंगे वगैरह वगैरह। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज के वीडियो में बीएएस वर्सेस बीपीएस, दैट इज बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वर्सेस बिहार पुलिस सर्विस के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करते हैं। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दैट इज बिहार प्रशासनिक सेवा। यह सेवा जो है बिहार में सिविल सेवा के सबसे वरीयतम सेवा में से है। सिविल सेवा के वरीयतम सेवा का मतलब यह है कि प्रशासनिक विभाग का सर्वोच्च पद है स्टेट सिविल सर्विसेज में, इसके ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोई भी पद नहीं है और इस पद को ज्वाइन करने के बाद या इस सर्विस को ज्वाइन करने के बाद आप बनते हैं सीनियर डिप्टी कलेक्टर। सीनियर डिप्टी कलेक्टर मीनिंग देयर बाय इसे हिंदी में वरीय उप समाहर्ता भी कहते हैं। वरीय उप समाहर्ता। अब वरीय उप समाहर्ता जो होते हैं वो मुख्यतः अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी होते हैं या कई बार उन्हें जिला स्तर में विभिन्न विभिन्न विभागों का प्रभार भी मिलता है। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा भी करेंगे। इसे ही आप आम बोलचाल में एसडीसी भी कहते हैं। हालांकि एसडीसी ही जो है वो एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीओ या एसडीएम बनते हैं। यहां पर आप दो फोटोज को देख रहे हैं, एक आपका बीपाड गया का है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। ये गया में स्थित है। यहाँ पर बहुत अच्छा एक कैंपस बनाया गया है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, स्टाफ ब्लॉक है और जो जेंटलमैन ट्रेनिंग ऑफिसर्स आते हैं उनके लिए भी रहने की, खेलने की, जिम वगैरह या फिर अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी पूरी व्यवस्था है। बहुत ही बड़ा कैंपस ये गया में बनाया गया है। आपके बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की इनिशियल ट्रेनिंग इन्हीं जगहों पर होती है लगभग 4 महीने के लिए। सो 4 मंथ इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो आपका बिपाड गया में लिया जाता है। इसके बाद उन्हें रीजनल सेंटर्स पे पोस्टिंग कराई जाती है ताकि वो ग्राउंड एक्सपीरियंसेस को गेन कर सके और फिर से एक बार जो है बिपाड उन्हें बुलाया जाता है कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लाइक रेवेन्यू रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड इत्यादि ट्रेनिंग्स के लिए। तो ये बिपाड के एक क्लासरूम का सीन है, आप देख सकते हैं। अगर हम जॉब करियर की बात करें, बिहार प्रशासनिक सेवा या बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जॉब के प्रमोशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसा है। तो देखिए
सबसे पहले जब आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है एसडीसी में आपकी पोस्टिंग होती है और इनिशियल फेज में ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड या फिर ट्रेनिंग पीरियड आप कह सकते हैं, आपको एडिशनल एसडीएम का पद दिया जाता है। एडिशनल एसडीएम दैट इज एएसडीएम। एडिशनल एसडीएम का पद आपको ट्रेनिंग या प्रोबेशनल पीरियड में दिया जाता है। इसके बाद प्रोबेशन के समय में ही या फिर प्रोबेशन खत्म होने के बाद आपको अलग अलग विभागों में पदस्थापित किया जाता है, जैसे स्थापना उपसमाहर्ता या फिर आपका 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 वरीय प्रभारी पदाधिकारी अलग अलग विभागों के, जैसे आपका विधि शाखा या फिर आपका राजस्व शाखा। इसके अतिरिक्त आपको कई बार जो है कार्यपालक दंडाधिकारी मींस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का भी प्रभार दिया जाता है, कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। या फिर आपको कार्यपालक पदाधिकारी दैट इज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर निगम या आप कह सकते हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल और कोऑपरेशन का आपको एग्जीक्यूटिव अफसर भी बनाया जाता है। तो काफी डाइवर्सिफाइड रोल है, काफी ज्यादा आपको इसमें काम करने का आपके लिए इसमें मौका है और ये आपको अलग अलग विभागों का एक कह सकते हैं कि समावेश देता है या एक तरह से अलग अलग विभागों का एक आपको पैकेज देता है कि आपको कई जगहों पर काम करने का मौका मिलता है। मोनोटोनस जॉब का प्रोफाइल नहीं है, काफी डाइवर्सिफाइड नेचर का है। इसके बाद सीनियोरिटी और रैंक के हिसाब से आप एसडीओ या एसडीएम बनते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जिसे हिंदी में अनुमंडल पदाधिकारी या अनुमंडल दंडाधिकारी भी कहते हैं। जाहिर सी बात है यह अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण पद है, यह कई विभागों को हेड करते हैं, साथ ही साथ दंडाधिकारी की भी शक्तियां इनके पास है। इनके पास कई तरह के क्वासी जुडिशियल पावर भी होते हैं, इनका एक अपना कोर्ट होता है जिसकी अपनी प्रोसीडिंग्स होती है। इसके अतिरिक्त इनके पास धारा 144 जो पहले सीआरपीसी में थी वो सब लगाने की शक्तियां होती हैं। कई तरह के भूमि विवाद, अतिक्रमणवाद इत्यादि या कई तरह के दंडात्मक या निरोधात्मक कार्रवाई के लिए एसडीएम को शक्तियां प्रदत्त होती हैं। तो इस मामले में एसडीएम जो है वो एक तरह से काफी महत्वपूर्ण पद बन जाता है और यह प्रशासन का आप कह सकते हैं कि बैकबोन है या रीढ़ की हड्डी है। यह एक तरह से जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट और आपका ब्लॉक लेवल के बीच में एक की रोल प्ले करते हैं, एक समन्वय स्थापित करते हैं। एसडीएम जो है वो डीएम और ब्लॉक लेवल के जो भी ऑफिसर है, सीओ और बीडीओ या अन्य भी जो पदाधिकारी है, उनके बीच में एक बहुत ही की रोल प्ले करते हैं। सो एसडीएम जो है वो आपके बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सबसे कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पदों में से एक है और इनके भी जो काम है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। अगर हम प्रमोशनल एवेन्यूज की बात करें, ये तो हो गई इनिशियली जब आप ज्वाइन करते हैं उस समय आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। अब जैसा कि कई सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि प्रमोशनल एवेन्यूज या प्रोन्नति कैसे इसमें मिलती है या किन किन स्तरों पे मिलती है, तो जैसा कि मैंने बताया प्रोबेशन में सबसे पहला पद जो है वो आपको एडिशनल एसडीएम का मिलेगा। उसके बाद आपका एसडीओ या एसडीएम में प्रोन्नति की जाएगी। ये दोनों ही पद जो है वो लेवल 9 के पद होते हैं और आपको कई बार जो है डीसीएलआर दैट इज डेप्यूटी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स या भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर भी आपको पदस्थापन किया जाता है। यह भी भूमि विवादों के निपटारे में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अनुमंडल स्तर पर इनके पास कई सारी जो है क्वासी जुडिशियल पावर्स भी होती हैं जिससे कि ये विवादों का निपटारा करते हैं।
इसके अतिरिक्त जब आपके पहली प्रमोशन होती है तो आप डेप्यूटी सेक्रेटरी या उप सचिव के पद पर तैनात होते हैं। जो उप सचिव हैं वो आपके जिला भू अर्जन पदाधिकारी या कई बार अपर समाहर्ता या एडीएम के रैंक के इक्विवेलेंट में होते हैं। ये लेवल 11 के पद के समकक्ष माने जाते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद आपका एडीएम, जिन्हें अपर समाहर्ता भी कहा जाता है, अपर समाहर्ता, इस स्तर पर आपकी प्रोन्नति की जाती है। अपर समाहर्ता जिले में अलग अलग विभागों के हेड होते हैं, जैसे अपर समाहर्ता राजस्व विभाग, अपर समाहर्ता आपका पीजीआरओ पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर एडीएम पीजीआरओ, या फिर आपके एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, अपर समाहर्ता भूमि लॉ एंड ऑर्डर दैट इज विधि व्यवस्था। तो एडीएम जो है वो डीएम के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं जिला में, और इसमें भी आपका प्रमोशन किया जाता है। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रमोशन किया जाता है। हालांकि राजस्व विभाग के जो एडीएम होते हैं उनमें बिहार राजस्व सेवा के भी अधिकारी जो है उनको प्रोन्नत करके उस पद पर लाया जाता है, या उनका भी उसमें प्रोन्नति किया जाता है सेवा संवर्ग में। तो एडीएम अपर समाहर्ता जो कि लेवल 13 के पद के इक्विवेलेंट होते हैं। इसके बाद आपका प्रमोशन जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी या संयुक्त सचिव के पद पर होता है। याद रखें, कोई जरूरी नहीं है कि अपर समाहर्ता के लेवल में होने पर कई बार डिप्टी सेक्रेटरी को भी अपर समाहर्ता का प्रभार दिया जाता है। कई बार अपर समाहर्ता न बनाकर आपको डीडीसी भी बनाया जा सकता है, दैट इज डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर, जिसे उप विकास आयुक्त भी कहते हैं। आई बात समझ में? इसके अलावा अन्य भी कई सारे, जैसे नगर कार्यपालक पदाधिकारी इत्यादि। तो डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर भी जो है वो अपर समाहर्ता इक्विवेलेंट रैंक के होते हैं, और उसमें भी आपकी पदस्थापन की जाती है। जब आप संयुक्त सचिव में प्रोन्नत होते हैं तो यहां पर अगर आप आईएएस कैडर में प्रमोट हो जाते हैं तो उस केस में आपको जिला दंडाधिकारी या डीएम का भी पद दिया जाता है। तो ऐसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी जो आईएएस में या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रमोट होते हैं, क्योंकि वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, तो इसलिए उन्हें डीएम का भी प्रभार दिया जाता है। अगर किसी कारणवश उन्हें आईएएस में प्रोन्नति नहीं मिली या फिर वो डीएम का प्रभार उन्हें नहीं मिला, तो उस केस में वो अलग अलग विभागों में संयुक्त सचिव के हैसियत से या फिर जिला स्तर पे बंदोबस्त पदाधिकारी या अन्य भी कई सारे अधिकारियों के स्तर पे अथवा कमिश्नरी लेवल पर पोस्टिंग प्रमंडलीय स्तर पर उनकी पदस्थापन की जाती है 13A के पे स्केल में संयुक्त सचिव के पद पर। इसके ऊपर अगर पोस्टिंग होती है तो वो एडिशनल सेक्रेटरी में होती है, यानी अपर सचिव के पद पर होती है, जो अलग अलग विभागों में, जैसे शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वित्त विभाग इत्यादि, उसमें अपर सचिव के पद पर उनका प्रोन्नति किया जाता है। और इससे भी अधिक जो बहुत गिने चुने, जो कि काफी कम उम्र में, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कम समय में आपको एसडीएम या डीएसपी बनना जरूरी है या सेवा में आना जरूरी है, क्योंकि जितना लंबा आपका सर्विस करियर रहेगा उतना अधिक आपके जो है प्रमोशन के चांसेस रहेंगे। तो जो कुछ गिने चुने पद या गिने चुने पदाधिकारी अपने बैच के रह जाते हैं, वो विशेष सचिव या स्पेशल सेक्रेटरी के तक भी जो है प्रोन्नत होते हैं। तो यह डिपेंड करता है कि सर्विस टेन्योर उनका कैसा रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप तो नहीं है, एवं अन्य भी कई सारी चीजें, कितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहा है वगैरह वगैरह। तो ये आपका बेसिकली बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो है वो प्रोमोशनल स्ट्रक्चर है, प्रोन्नति के आपके अवेन्यूज है। अब आते हैं इनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, इनका सैलरी अलाउंसेस कैसा है, और इनका जो है कह सकते हैं फैसिलिटीज वगैरह क्या है। देखिए, सैलरी अलाउंसेस जो है वो लेवल 9 में सबका एक ही जैसा है, तो चाहे वो बिहार प्रशासनिक की बात करें या बिहार पुलिस की बात करें, उसका एक ही जैसा है। वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि एज एन एसडीएम जो है आप
कई सारे महत्वपूर्ण जो है कार्यों को करते हैं, जिसमें खास करके विधि व्यवस्था जो है वह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे किसी भी तरह का पर्व त्योहार हो, या फिर मेला हो, या फिर किसी तरह का वीवीआईपी मूवमेंट हो, या कोई वरीय जो है मंत्रीगण या कोई संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति जैसे राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय इत्यादि का आगमन हो, या फिर चुनाव प्रबंधन या चुनाव से रिलेटेड कोई आपका काम हो जिसमें विधि व्यवस्था का मामला हो, तो उसमें एसडीएम जो है वो लीड रोल में होते हैं, और उनके साथ कई स्तर के जो है फोर्स की तैनाती होती है, या वो ओवरऑल फोर्स को जो है मैनेज करते हैं और मॉनिटर करते हैं, जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं, और बाकी कांस्टेबुलरी तो होती ही है। तो यहाँ पर एसडीएम जो है वो एक लीड रोल या की रोल प्ले करते हैं इन सब चीजों में, जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, विधि व्यवस्था की बात आती है। अभी आपने देखा होगा कि कुंभ मेला प्रयागराज में चल रहा है, जाहिर सी बात है वहां इतने बड़े पैमाने पर आयोजन हो रहा है, तो उसमें विधि व्यवस्था के लिए कई सारे एसडीएम रैंक के पदाधिकारी को डिप्यूट किया गया होगा, जिनके साथ बड़ी मात्रा में सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई होगी। तो उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एसडीएम जो है वो अलग अलग पुलिस बलों के साथ जो है वो अपना कार्य क्षेत्र में पदस्थापित है। कई बार फ्लैग मार्च निकालना होता है, शांति मार्च, विधि व्यवस्था बिगड़ने के केस में कई बार उनको जो है 144 लगाना पड़ सकता है, विशेष परिस्थिति में कर्फ्यू भी लगाना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त जो है इनके पास फाइन इंपोज करने की पावर है, या फिर लाइसेंस रद्द करने की पावर है। कई बार छापेमारी अभियान भी की जाती है अलग अलग अवैध कारोबारियों के विरुद्ध। तो ऐसे में एसडीएम जो है वो सबसे लीड रोल प्ले करते हैं। अगर आप एसडीएम के ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें, तो बिहार में सबसे प्रमुख जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो आपका है बीपाड, दैट इज बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। बीपाड जो है वो गया में स्थित है, और वहां बहुत बड़ा कैंपस बनाया गया है, जहां की अलग अलग जो है शेड्यूल्स के ट्रेनिंग है। इसके अलावा एकेडमिक हॉल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, और फिर आपके कैडेट्स या जेंटलमैन ऑफिसर्स के लिए आपको रहने की व्यवस्था है, हॉस्टल्स है, इसके अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह, और काफी अच्छा मेस वगैरह की भी फैसिलिटीज है। तो जो आपकी ट्रेनिंग होगी बीपाड में वो लगभग लगभग 4 से 5 महीने की होती है, डिपेंडिंग अपॉन द मॉड्यूल। और उसके बाद जो है आपको ग्राउंड रिलेटेड एक्सपीरियंस के लिए 56 वीक के लिए पदस्थापित किया जाता है। तो ये देख सकते हैं एक बीपाड गया का ही आपका दृश्य है, जहां जेंटलमैन ऑफिसर जो है वो ट्रेनिंग के, इसमें पीटी का सेशन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, योगा का सेशन होता है, फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स होता है, और भी कई तरह के कल्चरल एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो मुख्य इंस्टीट्यूट जो है वो बीपाड गया का है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विभागीय ट्रेनिंग के लिए भी अलग अलग जगहों पर जो है इन्हें ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है। तो ये थी आपका बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिलेटेड जानकारी। अब दोस्तों देखते हैं बिहार पुलिस सर्विस से रिलेटेड, बिहार पुलिस सेवा के क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस तरह का इनका वर्क प्रोफाइल है, नेचर ऑफ जॉब है इत्यादि। जैसा कि प्रतीकात्मक फोटो में आप देख सकते हैं, यह आपका बिहार पुलिस एकेडमी है, जो कि राजगीर में स्थित है। यह आपका सबसे प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां की पुलिस सेवाओं की ट्रेनिंग दी जाती है। तो बिहार पुलिस सर्विस को जब आप ज्वाइन करेंगे, तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो बीपीए राजगीर में होगी, और यहीं से आप अलग अलग तरह की ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग, कॉम्बैट ट्रेनिंग, ड्रिल ट्रेनिंग, या फिर फिजिकल एक्सेट्रा, इन सब की ट्रेनिंग करके, और तब फाइनली जो है आप कमीशनड होते हैं अपने रेस्पेक्टिव सर्विसेज में। जब आप एज ए डीएसपी आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो है 3 स्टार रैंक ऑफिसर जो है वो आपको इस सेवा में आपको पदस्थापित किया जाता है। बिहार पुलिस सर्विस जो है वो नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा
आपको कह सकते हैं कि मुख्य इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इसके अलावा जितने भी आपके वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स है, वीवीआईपी सिक्योरिटी, जैसे अगर कोई मान लीजिए कि वरीय मंत्री या कोई संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल इत्यादि आते हैं, उन सब की सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद रहना। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वगैरह को कंट्रोल करना या फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट को देखना। तो मेला हो या कोई पर्व त्योहार हो, जैसे अभी कुंभ का चल रहा है मेला प्रयागराज में, तो कई सारे पदाधिकारी जो है पुलिस पदाधिकारी वो इस पर कार्य कर रहे होंगे। इनके भी कई तरह के रोल होते हैं, जिसमें आपको सर्विलेंस होता है, आपका जो है मॉनिटरिंग होता है, आपका क्राइम कंट्रोल का होता है, इन्वेस्टिगेशन का विंग होता है, उसी तरह इकोनॉमिक ऑफेंस का अलग विंग होता है, स्पेशल टास्क फोर्स होती है। इसके अतिरिक्त बिहार मिलिट्री पुलिस जिसे बीएमपी कहते हैं, होम गार्ड होता है, तो कमांडो ट्रेनिंग होती है। कई तरह के अलग अलग विभाग है जिनमें इनका पदाधिकारी के तौर पर जो है पदस्थापन किया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें दो अलग अलग रोल में, एक आपका लॉ एंड ऑर्डर ट्रैफिक मैनेजमेंट और दूसरा आपका वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में आप दो पदाधिकारियों को डीएसपी रैंक के आप देख सकते हैं, 3 स्टार का यूज है यहाँ पे। डिप्टी एसपी रैंक में आप दो अलग अलग पदाधिकारियों को देख सकते हैं। अगर इनके प्रमोशनल एवेन्यूज की बात करें, प्रोन्नति की, तो जब पहली इनकी पोस्टिंग होती है तो वो डीवाईएसपी, जिसे पुलिस उपाधीक्षक भी कहते हैं, पुलिस उपाधीक्षक, जो पुलिस उपाधीक्षक होते हैं वो आपके अलग अलग जो है जॉब प्रोफाइल में नजर आते हैं, जैसे डीवाईएसपी हेडक्वार्टर, डीवाईएसपी ट्रैफिक, डीवाईएसपी आपके क्राइम ब्रांच, तो इस तरह के डीवाईएसपी, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स इत्यादि। तो इनिशियली जो है वो डीवाईएसपी अलग अलग रोल्स में आपके नजर आते हैं। उसके बाद जब पहली प्रोन्नति होगी तो वो एसडीपीओ बनेंगे, सब डिविजनल पुलिस पुलिस ऑफिसर, जिन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी कहते हैं। ये जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं वो आपको कह सकते हैं कि एक तरह से एसडीएम के ही काउंटर पार्ट होते हैं पुलिस विभाग में अनुमंडल स्तर पे। यह अगेन एक काफी महत्वपूर्ण पद हो जाता है आपके जॉब प्रोफाइल को देखते हुए, क्योंकि अनुमंडल स्तर पे ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज जो है वो एसडीपीओ ही होते हैं, और जिला और थाने के बीच में, एसपी और एसएचओ के बीच में जो मेन आपका लिंक होते हैं वो एसडीपीओ ही होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बिहार में टोटल 101 आपके अनुमंडल हैं, तो एसडीपीओ भी 101 होते हैं। हालांकि एसडीपीओ जो है वो डीवाईएसपी रैंक के ही होते हैं, परंतु वो सीनियर डीवाईएसपी होते हैं, इसलिए उन्हें एसडीपीओ का प्रभार दिया जाता है। उसके बाद जब प्रमोशन इनका होता है तो वो अपर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक जिसे आप एडिशनल एसपी के नाम से भी जानते हैं, एडिशनल एसपी, इसमें इनका जो है प्रमोशन होता है। और उसके बाद अगर ये आईपीएस में प्रमोट हो जाते हैं, जैसा कि है कि लगभग 12 से 15 साल के सर्विस करियर के साथ वो जो है आईपीएस में प्रमोट हो जाते हैं, तो अगर वो इंडियन पुलिस सर्विस में प्रमोट हो जाते हैं तो उन्हें जिले के एसपी का प्रभार मिलता है। अगर किसी कारणवश वो प्रमोट नहीं हो पाते हैं तो भी उन्हें जिला के एसपी को छोड़कर अन्य विभागों के एसपी के तौर पर उनसे सेवाएं ली जाती हैं, और वो एसपी के पद पर अलग अलग डिपार्टमेंट में, पुलिस के ही गृह विभाग के अलग अलग विभागों में एज एन एसपी काम करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एडिशनल एसपी से अगेन एसपी में प्रमोट होते हैं, एसपी से आपके सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिन्हें वरीय पुलिस उपाधीक्षक भी कहते हैं, और इसके ऊपर जो है वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी, जिन्हें आप जो है क्या उप पुलिस महानिरीक्षक के नाम से भी जानते हैं। और लास्टली आईजीपी तक जाते जाते जनरली स्टेट पुलिस सर्विस कैडर के लोग जो है वो रिटायर कर जाते हैं। बहुत सारे लोग तो डीआईजी तक में ही कर जाते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग जो कम उम्र में ही डीएसपी बन जाते हैं और उनका सर्विस करियर काफी लंबा होता है, तो ऐसे लोग जो है वो आईजी तक जाते हैं या इंस्पेक्टर जनरल तक जाते हैं।
यहाँ पर इंसिग्निया के तौर पे अगर आप देखें तो डिप्टी एसपी का जो इंसिग्निया है वो आप देख सकते हैं कि 3 स्टार रैंक का है और ये स्टेट पुलिस सर्विस का हाईएस्ट रैंक है बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या सीधी भर्ती से हाईएस्ट पुलिस सर्विस का रैंक जो है वो डिप्टी एसपी का है। यहां से आप प्रमोट होकर एडिशनल एसपी में जाते हैं। हालांकि एडिशनल एसपी जो है वो आईपीएस के भी फर्स्ट पोस्टिंग का आपका, या कह सकते हैं कि आईपीएस का भी एक कह सकते हैं प्रोबेशनरी के बाद जब कंफर्म होता है सर्विस तो एडिशनल एसपी बनते हैं, जहां पर सॉरी एएसपी ये असिस्टेंट एसपी है, एडिशनल एसपी जहां पर अशोक स्तंभ आपको मिलता है। आई बात समझ में? तो एडिशनल एसपी में आपको अशोक स्तंभ का चिन्ह मिल जाता है, 3 स्टार से आप अशोक स्तंभ में चले जाते हैं। एक चीज और आपको ध्यान में ये रखना है कि यहां पर जो है ये जो भी आपका इंसिग्निया है वो लगभग थ्रू आउट दी स्टेट और कैडर सेम ही रहता है, कुछ मामूली से अंतर आते हैं, परंतु ज्यादातर लार्जली क्योंकि ये जो है आपका पुलिस सर्विस का जो स्ट्रक्चर है या सिविल सर्विस का वो ब्रिटिश पीरियड से ही लिया गया है, तो मोर और लेस यूनिफॉर्म ही है अक्रॉस द स्टेट्स। आई बात समझ में? और फिर उसके बाद जब एसपी में जाते हैं तो 1 स्टार एंड आपका अशोक स्तंभ होता है। एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो ये प्रमोशनल स्ट्रक्चर है, चाहे वो एडिशनल एसपी का हो, एसपी का हो, कई जगहों पे कमिश्नरेट सिस्टम है। जहां कमिश्नरेट सिस्टम है वहां एडिशनल एसपी के पद को एसीपी बोलते हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, जबकि एसपी के पद को जो है डीसीपी बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। आई बात समझ में? तो इस तरह से अलग अलग पद बनाए गए हैं। अगेन एसपी के ऊपर आपको डबल स्टार अशोक स्तंभ एसएसपी देखने को मिलते हैं। फिर आपको डीआईजी का पद है, ट्रिपल स्टार एंड अशोक स्तंभ, एंड देन आईजी का पद है। एक चीज और, ये बिहार पुलिस का आपका लोगो भी है। एक चीज और जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि यूनिफॉर्म जॉब जो है वो काफी डेडिकेटेड जॉब सर्विस है और ये 24/7 की जॉब सर्विस है। यह आपसे काफी परिश्रम भी मांगती है, मेंटल अलर्टनेस भी मांगती है, फिटनेस लेवल भी मांगती है और एक सेवा भाव, समर्पण भाव मांगती है। आपके पास कई बार अपने परिवार के लिए समय नहीं होता, कई बार महत्वपूर्ण घरेलू आयोजनों या फंक्शंस पे भी जाने का आपके पास समय नहीं हो सकता है। तो यह चूंकि आपातकालीन सेवाएं भी जो है वो इससे संबद्ध है, तो ऐसे में डीएसपी का जो जॉब है वो कंपैरेटिवली सिविल सर्विस के या सिविलियन के जॉब से थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अधिक जो है वो कह सकते हैं कि इंगेज्ड है, या अधिक जो है वो थोड़ा हेक्टिक है या टफ माना जाता है। आई बात समझ में? परंतु ओवरऑल देखें तो इनका प्रमोशनल स्ट्रक्चर भी काफी वेल डिफाइंड है और जो ऑफिसर्स होते हैं उनको समय समय पे उच्च श्रेणियों में पदस्थापित या प्रोन्नति किया जाता है। इसके आगे अगर आप देखें, ये आपका बिहार पुलिस हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, सरदार पटेल भवन के नाम से यह जाना जाता है और ये आपका बेली रोड पटना में स्थित है। पुलिस विभाग के सभी जो पदाधिकारी हैं वो मूलतः यहीं से जो है इनका कंट्रोल या नियंत्रण होता है। यहाँ बिहार के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो उनका कार्यालय होता है। अब एक बड़ी बात आती है पे स्केल की। देखिए पे स्केल के बारे में कई बच्चों ने पूछा है कि लेवल 9 के पे स्केल का क्या मतलब है, लेवल 7 के पे स्केल का क्या मतलब है। देखिए अब जो है 7th पे कमीशन की अगर आप बात करें तो अलग अलग पे स्केल के मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 7 का जो पे स्केल है यह आपका 4600 ग्रेड पे का है, जबकि लेवल 8 की बात करें तो यह 4800 ग्रेड पे का है और लेवल 9 की बात करें तो ये 5400 ग्रेड पे का पे स्केल है। ये 3 अलग अलग ग्रेड पे हैं। अब आपको आप 7 में ज्वाइन करें या 9 में ज्वाइन करें, प्रमोट होके आप लेवल 13 या 13A तक जाते हैं। आई बात समझ में? तो 7 में है तो 13 तक जाते हैं यूजुअली, 9 में है तो 13A तक जाते हैं। तो खैर उतने आगे की बात नहीं करेंगे। इनिशियल फेज में इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी
या इन हैंड आप कह सकते हैं कि किस तरह का हमारा होगा। तो देखिए, अगर आप लेवल और इंडेक्स की बात करें तो लेवल 9 का जो बेसिक पे है वो 53,100 है आपका पहले साल में। हर साल उसमें 3% का इंक्रीमेंट लगते रहता है हर पे स्केल में, तो 53,100 का है। अब ये जो 53,100 है ये आपका बेसिक पे हुआ। बेसिक पे 53% आपका डीए होता है, डिसबर्समेंट अलाउंस। इसके बाद आपका एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस। ये जो हाउस रेंट अलाउंस है वो अलग अलग जगहों के हिसाब से परिवर्तित होता है। जैसे सब डिवीजन स्तर पे हाउस रेंट अलाउंस कम होता है, अगर आप शहरों में हैं या पटना में है, महानगर में है, तो हाउस रेंट अलाउंस अधिक होता है। तो ऐसे में एचआरए वेरी करता है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एंड पोस्टिंग टू पोस्टिंग। इसका जो रेंज है वो 6% से लेकर 16% तक के बीच में है, अब तो शायद 20% भी हो गया है। तो एचआरए वो आपके पोस्टिंग पे डिपेंड करता है। इसके अतिरिक्त आपका जो है मेडिकल अलाउंसेज और ट्रैवलिंग अलाउंसेज होती है। हालांकि ट्रैवलिंग अलाउंसेज हर जगह के लिए नहीं है, लेकिन बड़े शहरों के लिए है, जैसे पटना के लिए ट्रैवलिंग अलाउंसेज भी है, मेडिकल अलाउंसेज हर शहरों के लिए है। तो इन सब को जब आप बेसिक पे से जोड़ते हैं तो ओवरऑल एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से आप मान सकते हैं कि लेवल 9 का इन हैंड सैलरी जो है वो आपका 75 to 80,000 के बीच में इनिशियली आपको मिलेगा। मतलब कि लेवल 9 में आपको 75,000 से 80,000 डिपेंडिंग अपॉन द पोस्टिंग। पटना जिला में है तो 82-83,000 भी मिल सकता है। अगर मान लीजिए रूरल एरियाज में पोस्टेड है तो 75-77,000 भी मिल सकता है। मोटा मोटी इसी रेंज में आपको इनिशियल पोस्टिंग में, पहली पोस्टिंग में आपको इन हैंड सैलरी आपको दी जाएगी। उसी तरह से लेवल 7 के जो जॉब है जिसमें आरडीओ, आरओ, एमईओ वगैरह है, उनका बेसिक पे 44,900 है। और यहां से जब इसमें भी डीए, एचआरए, इसमें भी आप डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस को जोड़ते हैं तो इनकी भी इन हैंड सैलरी जो है वो 65 प्लस माइनस 3,000 के आसपास आती है। मतलब कि अगर अर्बन एरियाज में है तो 67-68,000 भी आता है, पटना वगैरह में है तो। अगर रूरल एरियाज में पोस्टिंग है तो 62-63,000 के आसपास आती है। तो पहली सैलरी जो है वो आपकी पोस्टिंग के हिसाब से अगर देखें तो 65 के नियर अराउंड आपको आती है। 2-3 हजार ऊपर नीचे वो डिपेंडिंग अपॉन द पोस्टिंग 61-62,000 भी आ सकती है, 67-68,000 भी आ सकती है। उसी तरह यहाँ भी है आपका 74-73,000 भी आ सकता है, 80-82,000 तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है एचआरए कितना है वहां का और ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है या नहीं मिलता है। एचआरए और ट्रैवलिंग अलाउंस से आपको 2-2.5-3 हजार तक का फर्क देखने को मिल जाता है अलग अलग जगहों के उसमें। बाकी बेसिक पे और डीए तो सेम ही रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पे स्केल जो है वो लेवल 9 में, चाहे वो आपका बिहार पुलिस सर्विस हो या बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या अन्य कोई सेवा जो लेवल 9 की है, उनका इस ग्रेड से चलेगा, जो लेवल 7 के है उनका उस ग्रेड से चलेगा। हालांकि 7 वाले भी प्रमोट होते होते 13 तक जाएंगे, ये भी प्रमोट होते होते 13A तक जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली जो 13 का पे मैट्रिक्स है, जैसे 9 के बाद 11 में जाएंगे, ये 7 के बाद 9 में जाएंगे, उस तरह से फिर वो 11 के बाद 13 में जाएंगे, ये 9 के बाद 11 में जाएंगे, फिर 13 में जाएंगे। तो इस तरह से जो है उनका चलता रहता है। और फिर अंतिम जो आपका है वो मोटा मोटी अभी के समय के हिसाब से देखें तो इन हैंड सैलरी नियर अराउंड 2 लाख से अप्रोक्सीमेटली आपका होता है आपके रिटायरमेंट के समय के पोस्ट की। वही 1,90,000, 1,80,000, 2,05,000, 7,000, इसी नियर अराउंड 2,10,000 भी जाता है किसी किसी का। तो रिटायरमेंट के समय की मैं बात कर रहा हूं, अभी के परिप्रेक्ष्य में भी बाद में आपका तो और भी वो समय समय पे स्केल रिवाइज होते रहता है, तो उसकी बात अलग है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमने पे स्केल को देखा कि अलग अलग सेवाओं का पे स्केल क्या है। तो जाहिर सी बात है इन सारे तथ्यों को सामने रखने के बाद आप लोगों में एक क्लैरिटी आई होगी अबाउट द रोल ऑफ एसडीएम, अबाउट द रोल ऑफ डीएसपी, दोनों के जॉब की विशेषताएं क्या है, दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है,
कौन सी सेवा आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी की, उनके लिए मेरा सुझाव होगा कि जल्द से जल्द जो है शुरू करें और कम से कम उम्र में इन सब सेवाओं में जाएं, ताकि अधिक से अधिक आपके पास सेवा संवर्ग के लिए समय रहे और आप प्रमोशनल एवेन्यूज के सबसे ऊंचाइयों को छुएं और अपने सेवा कार्यों से जनता में, प्रदेश में, जिले में अपना एक नाम और महत्व स्थापित करें। तो जी हाँ दोस्तों, आपको सिविल सेवा और बीपीएससी आपको यह मौका देती है कि आप राज्य के उच्चतम सेवाओं को प्राप्त करें और फिर अपने करियर को एक सुनहरा भविष्य दें। तो इसी के साथ आप सभी को आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।